हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देर रात एम्स नई दिल्ली में हो गया है और हम सभी ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। आज के इस वीडियो में मैं भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और मेरा ये तरीका है कि मैं उनके बारे में जो बड़े ऐसे फैक्ट्स हैं, मैं चाहता हूं कि जो भी नौजवान हैं या जो भी मेरे ऑडियंस हैं वो उनके बारे में जाने। कहीं ना कहीं ये हमारा एक ट्रिब्यूट होगा उनके लिए। साथियों, प्रोफेसर मनमोहन सिंह का जन्म 1932 ईस्वी में गुहा, जो कि अब पाकिस्तान में है, उस समय भारत में था, वहाँ हुआ। 2024 में उनकी मृत्यु 92 यानी 92 ईयर्स की एज में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्ति के थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उससे भारत में हम कह सकते हैं कि कई तरह के बदलाव आए। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए कई सारे काम किए, इसलिए उनको आज हम इतना मानते हैं। उसी प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सोशल इक्वालिटी की लड़ाई लड़ी, समानता दिलवाया समाज में, उसी प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक समानता की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है, दिमाग में आता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स हैं। मैं कुछ आपके रिफॉर्म्स के नाम भी गिनवा रहा हूं क्योंकि 2004 में मनमोहन सिंह जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। जून में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। 2004 से 9 तक उनका एक शासनकाल रहा। फिर 2009 में अगेन वो प्रधानमंत्री चुने गए और 2014 तक यानी 10 साल का कार्यकाल उनका रहा, बड़ा जबरदस्त रहा। हालांकि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वो राजनीति में सक्रिय थे। राजनीति में सक्रिय होने से पहले ब्यूरोक्रेट थे। ब्यूरोक्रेट से पहले एक शिक्षक, प्रोफेसर के नाते उन्होंने अपनी सेवा दी। पंजाब विश्वविद्यालय में बहुत समय तक पढ़ाया, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी काफ़ी समय तक इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज उनको नम आंखों से विदाई कर रहा है, उनको किसी ना किसी तरीके से याद कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि भारत समेत बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इन सारे देश के जो एम्बेसडर्स हैं या आप कह लीजिए जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन लोगों ने ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि और कई तरह के कार्यक्रम भी जो है पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे आयोजन उसका किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को विदाई दी जा सके, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में 1990 के दौर में वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके भी सहयोगी के नाते इन्होंने कार्य किया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 1991 में। उस समय ये वित्त मंत्री थे और वित्त मंत्री रहते इन्होंने कई तरह के चमत्कारी कार्य किए। उससे पहले ये आरबीआई के गवर्नर भी बने 1990 के दशक में। फिर आगे चल के कई सारे विभिन्न पदों पर रहे, फिर प्रधानमंत्री भी बने। और मैं आपको बताऊं एक बड़ा रोचक किस्सा कि 1990 के दौर में जब भारत बहुत कर्ज में चला गया, मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे पास केवल इतना धन बचा था कि एक हफ्ते जो भी हमारा पूरा खर्च है पूरे भारत का, एक हफ्ते भर पैसा हमारे पास था। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री के नाते मनमोहन सिंह थे और उस समय इन्होंने, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो एलपीजी की जो पॉलिसी है वो इन्होंने लागू की, जिससे कि काफ़ी फायदा हुआ और कहीं ना कहीं भारत में बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो पाए। भारत समृद्धि की ओर अग्रसर हो पाया। अगर 1991-92 में मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी का डिसीजन नहीं लिया होता, निर्णय नहीं लिया होता, वो बोल्ड डिसीजन हम मान सकते हैं, तो आज शायद भारत की स्थिति वो नहीं होती जो आज आप देख रहे हो। इसके साथ ही साथ जब वो प्रधानमंत्री बने तो 2005 में आपको पता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, जो कि एक बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी हम कह सकते हैं कि स्टेप था, इनिशिएटिव था। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ही आरटीआई आया था, जिससे कि आम जनता को भी ये जानने का अधिकार हो गया कि सरकारी कार्यालयों में क्या काम हो रहे हैं। आपको पता है कि आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, सिर्फ अगर कुछ हम सिक्योरिटी पर्पसेस को छोड़ दें या जो सिक्योरिटी के एजेंसीज उनको छोड़ दें, तो करीब करीब सभी जो भी सरकारी कार्य हैं या जो भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन, उसके रिपोर्ट को भारत के नागरिक होने के नाते आप पा सकते हो। आरटीआई आप दायर करेंगे तो आपको जो भी कार्यालय है वो सारे जानकारी को देने के लिए बाध्य है। कहीं ना कहीं करप्शन पे ब्रेक लगा, बहुत हद तक ब्रेक लगा आरटीआई के आने के बाद से। साथियों, यही नहीं, आपको पता है कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा रही है। जब आप 1990 के दशक में जाते हैं, 2000 के दशक में जाते हैं, तो गरीबी बहुत थी हमारे देश में। ऐसे में मनरेगा
उस समय नरेगा के नाम से आया था, ये भी 2006 में आया, आगे चल के इसका नाम मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत 100 दिन का गारंटी काम। आप सोचिए, ये बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत सारा पैसा इसमें जा रहा है, और अभी भी इवन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि मनरेगा एक बहुत ही सफलतम योजनाओं में से एक है, क्योंकि 100 दिन का गारंटी काम आपको मिलता है। और भारत जैसे देश में जहाँ पे गरीबी उस दौर में 2004-05 के दौर में बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी, उस दौर में अगर आपको 100 दिन का गारंटी काम और वो भी सरकारी दर पे आपको प्रॉपर पैसा दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आर्थिक संबलता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही अच्छा फैसला। और ये इतना अच्छा डिसीजन था कि आज 2024 में भी मनरेगा लागू है। आज भी 100 दिन जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी, उनको ये काम मिलता है। इसके साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा कानून, आपको पता है भारत में भूखमरी की इशू, तो मनमोहन सिंह जी बड़े ही संवेदनशील प्रधानमंत्री थे, एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, एक अच्छे शासक थे, एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे शिक्षक भी थे, और उन्होंने भूखमरी के समस्या को समझा। और फूड सिक्योरिटी बिल जो 2013 के दशक में हमारे देश में आया, जिसमें आपको 1 रुपये में खास करके वो लोग जिनके पास बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको 1 रुपये में आपको अनाज मिलता है, चावल दाल गेहूँ पूरे महीने का मिलता है, जिस वजह से हमारे देश में जो आप देख रहे हैं भूखमरी खत्म हुई है, बहुत हद तक हुई है। तो फूड सिक्योरिटी बिल उसके लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। साथियों, जब हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, हम और आप भी बहुत लाभान्वित हैं, शायद इसलिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2009 का जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, जिसके तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत लिमिटेड थे, मुश्किल से 10-15 की संख्या में, आईआईटीज लिमिटेड। लेकिन जब पार्लियामेंट्री एक्ट आया 2009 का, आज आप देखिए करीब 54 से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल गए। ये सारा आप देखना, कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय उसमें लिखा रहता है पार्लियामेंट्री एक्ट। तो 2009 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये एक्ट पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भारत में जितने राज्य हैं, प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तो होना ही होना चाहिए। जैसे बिहार में पहले कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था 2012 से पहले। 2012 में गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का निर्माण हुआ। 16 में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी बना। ऐसे ही आप आंध्र प्रदेश की तरफ जब जाते हैं, आप लद्दाख की तरफ जाते हैं, आप कश्मीर की तरफ जाते हैं, और ऐसे कई सारे राज्य थे जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी था ही नहीं। मुश्किल से 2-4 बड़े प्रदेश, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऐसे बड़े प्रदेशों में केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसके आने से कई सारे छात्रों को लाभ हुआ। मैं कहता हूँ करोड़ों छात्रों को लाभ हुआ, जिन्होंने कम से कम पैसे में या मुफ्त में एक अच्छी शिक्षा पानी शुरू कर दी केंद्रीय विश्वविद्यालय के खुलने से। अच्छा, कई सारे लोग जो यूसी नेट करके हैं, तो उनको जॉब भी मिला, असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉन टीचिंग, क्योंकि जब संस्था खुलेगा तो जॉब भी आएगा, बच्चों को भी लाभ होगा। तो इस दृष्टि से जो शिक्षक हैं या जो छात्र हैं, उनको लाभ हुआ, अभी भी हो रहा है। हम में से कई लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक एनआईए, यानी आपको पता है कि उस समय पे टेररिस्ट अटैक वगैरह बहुत बढ़ने लग गया 2006-07 के दशक में, तो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका भी जो गठन है मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने क्या, एनआईए को बनाया, ताकि ये जो टेररिज्म या इस तरह की जो चीज़ जिसको आप कहते हो सिक्योरिटी मेजर्स, तो उसके लिए ये बना। इसके साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और शिक्षा का अधिकार देने वाले भी मनमोहन सिंह रहे। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अल्टीमेट लेवल का और बहुत ही उत्कृष्ट जिसको आप कहते हो वो कार्य मनमोहन सिंह जी का रहा। एक ब्यूरोक्रेट के नाते भी इन्होंने, आरबीआई के गवर्नर होने के नाते भी हमारे देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को मेंटेन किया। और प्रधानमंत्री रहते जब 2008 में पूरा विश्व रिसेशन से जूझ रहा था, उस दौर में भी हमारे देश का जो जीडीपी था वो 7-8% और 9% के आसपास भी एक बार गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम कभी भुला नहीं सकते। अपने जीवन में इन्होंने देश के लिए जिया, देश को बहुत कुछ दे करके गए, और इनकी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई सारे योजनाएं, जैसे क्वाड्रिलेटरल का एक योजना जो रोड सड़क परिवहन को लेकर के आया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। जब ये प्रधानमंत्री बने वाजपेयी जी के बाद, तो इन्होंने वाजपेयी जी के किसी योजना को रोका नहीं। इनको लगा कि जो योजना अच्छी है, जिससे देश का भला होगा, विकास होगा, उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। और जितने भी रोडवेज वगैरह है, वो 10 साल में काफ़ी सारे रोडवेज का, परिवहन के क्षेत्र में भी भारत ने काफ़ी उपलब्धि पाई, काफ़ी अच्छा कार्य किया। तो मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे, हम कह सकते हैं, जिनका कोई भी दुश्मन शायद ही हो। बड़े शांत थे, गंभीर थे। तो ऐसा व्यक्तित्व था। अब वो हमारे बीच नहीं है, बट कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं
जो अमर हो जाते हैं, इमॉर्टल हो जाते हैं। और शायद हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री प्रोफेसर मनमोहन सिंह ऐसे ही व्यक्तित्व थे, और शायद इसलिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी बातें मैंने इनके बारे में आपको बताई, शायद आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।